स्टेनली हॉल। ध्यान करो। ट्रिपल एच स्टेनली हॉल का था, एपिस्टोलॉजी का था। ये बुक था क्या? अरे क्या मैंने कुछ यूज नहीं किया क्या? हेड हार्ट। नहीं मामा, हेड हार्ट और हैंड ये एपिस्टोलॉजी का था। 3H ये थ्योरी थी, ये थ्योरी थी। थ्योरी एपिस्टोलॉजी की थी ना? हाँ। तब क्यों कह रही हो कि स्टेनली हॉल का था? स्टेनली हॉल की जो मैगजीन थी वो थी पेडागोगिकल ना। अरे यार क्या हम बोल रहे हैं? हाँ पेडागोगिकल थी। नहीं पढ़ाई ठीक से तो लापरवाही नहीं, ठीक है? नहीं हम लिखे नहीं है कुछ। ठीक है चलो मैं डाल दूंगा उसको, लिख भी लेना। चलो आज का नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इससे एक आध क्वेश्चन हर परीक्षा हर साल आया हुआ है ना। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो, और इसको समझ लोगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाना है। और भाषा बदल बदल के पूछेगा, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ के रखना है कि हाँ ये रियल में ये जो सिद्धांत है वो है क्या। तो सिद्धांत जो है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप समझ के रखिए, बाकी फिर दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। तो जो बेसिक अगर ना समझ में आए तो उसको हाँ बोल दीजिए कि हाँ हमको ये एक बार और। ये जो हमारा आज का है ये चाइल्ड साइकोलॉजी का है, और चाइल्ड साइकोलॉजी में पार्ट 2 हमारा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी ना। ये एक तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत ना, एक एक सिद्धांतों पे थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहे हैं। और जहां जहां नहीं समझ में आएगा तो बता देना कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मूल चीज ये, कल तो ये सारा चीज हम लोग ओरिजिन और डेवलपमेंट देख चुके हैं। अब आज हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा ये सारी चीज हम लोग की हो गई है। पहला जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत, और पीछे से तो आवाज नहीं कि बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है? बाल विकास के सिद्धांत में पहला हेडिंग डालो, विकास अवस्थाओं की अग्रसर होता है। इसको हेडिंग डालो तो मैं समझा रहा हूं उसको। विकास अवस्था ना, इसका मतलब देखो क्या कह रहा है ये। जैसे ये कह रहा है कि विकास अवस्थाओं की ओर ना अग्रसर होने मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड होना, बढ़ना। फिर देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इसको ऐसे लिख दिया करो, विकास, समझने के लिए इसको नीचे लिख दो कि अवस्था और ये अग्रसर होना। अग्रसर होना माने आगे बढ़ना। तो ये फिर क्या होगा कि ये शैशवावस्था होती है, फिर ये बाल्यावस्था होती है, फिर ये किशोरावस्था होता है, 3 अवस्था होती है। तो हम इधर से फॉरवर्ड करते हैं, इधर, इधर से फॉरवर्ड करते हैं। ये पूरा ग्राफ देखो बन गया। अब इसको एकदम समझो। बोल रहा है कि डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक तरह से स्टेज को ही डेवलपमेंट कहते हैं ना। जैसे नहीं कहते कि जैसे कोई लड़का छोटा है, बोला अरे 1-2 साल बाद लोग देखे तो बोले अरे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उल्टा भी समझ सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन ही यहाँ पे डेवलपमेंट है। यानी जो ये डेवलपमेंट है वो स्टेज से रिलेट करता है। और स्टेज क्या है? शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था। अब यहाँ पे देखना क्या है, जब ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएगा तो हम किस आधार पे मानेंगे? यानी इस स्टेज और इस स्टेज में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जो इसको और इसको अलग करेंगे। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक अवस्था का कुछ यूनिक फीचर्स होता है, और उसी फीचर्स के आधार पर हम क्या करते हैं, उसी फीचर्स के आधार पर हम देखने का अंतर करने का प्रयास करते हैं। यानी विकास जो होता है वो विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। और अवस्था क्या है? ये अवस्थाएं इसकी ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब इस चीज को जैसे जो हॉरिजॉन्टल लिखा है बस क्षैतिज लिख दो, सारा देखो आंसर निकल जाएगा। विकास क्या है? से कोई पूछे कि डेवलपमेंट क्या है, तो अवस्थाओं का परिवर्तन ही डेवलपमेंट है। अवस्था क्या है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और हमको कैसे पता चलेगा कोई स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया है? तो उसका स्पेसिफिक कुछ होगा
कि भाई चाइल्ड का शैशवावस्था का गुण अलग होता है, बाल्यावस्था का गुण अलग होता है, किशोरावस्था का गुण अलग होता है। यानी विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होना का मतलब क्या हुआ कि विकास स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। इसी को सिद्धांत के रूप में दिया गया है कि विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। इसको 2 लाइन बोलते रहे, लिख भी लो, हिंदी लिख लोगे ना। अपना म्यूट करिए, उसको खोल के रखो ताकि बात करें तो समझ में आ जाएगा। हिंदी हाँ 2 लाइन बोलना लिख लोगी। पहले इस ग्राफ को बना लो और कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे बोलेगा तुम इसको वर्टिकल कर दो, अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि कह क्या रहा है। हो गया अम्मा। लिखिए, विकास अवस्था से संबंधित होता है और प्रत्येक अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था से अलग करती हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था से अलग करती हैं। अलग करती है। तो ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना, जैसे उसने लिखा ना विकास अवस्था की, उसको वर्टिकल कर दो, देखो एक एक चीज निकल जाएगा। हाँ इसको व्यवहार में जो नहीं लोग कहते हैं जैसे अरे ये तो लड़का बड़ा हो गया मतलब क्या हो गया कि अब छोटा रहा होगा शैशवावस्था से, तब बाल्यावस्था हो गया, थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया तो लोग कहते हैं अरे बड़ा हो गया। तो यानी स्टेज जो चेंज हुआ उसी को बोल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आप हाँ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैच्योराइजेशन और लर्निंग। मैच्योरेशन। हाँ, मैच्योरेशन और लर्निंग। अब इसको समझो, जैसे ये क्या कह रहा है ना, साइकोलॉजी ने बहुत आसान चीज है। देखो ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है इसका मेच्योर होने का, ठीक है। दूसरा कह रहा लर्निंग, इसको दोनों को जोड़ दो। कह रहा है कि विकास किसको कहते हैं, यहाँ जो मेच्योरिटी की बात कर रहा है वो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल। और ये जो लर्निंग बात कर रहा है कॉग्निटिव। मेंटल डेवलपमेंट का। ये जो सवाल है ये मेंटल, तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो यानी यहाँ विकास क्या है, वो कह रहा है विकास हम रियल में शारीरिक विकास भी विकास है और बौद्धिक विकास भी विकास है। विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास का क्या होता है, योग होता है। यानी यहाँ पर डेवलपमेंट को क्या कह रहा है कि वो मेच्योरिटी और लर्निंग, यही लर्निंग को तुम अधिगम कहती हो, लर्निंग को अधिगम कहते हो। तो कह रहा है कि जो ग्रोथ है वो है क्या, डेवलपमेंट ऑफ मेच्योरिटी एंड लर्निंग, इसी को जोड़ दो और यही जो इंटीग्रेट कर दोगे तो यही क्या कहलाएगा कि विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों को जोड़ दोगे तो इसी को कहा जाएगा कि विकास, परिपक्वता और अधिगम के रूप में जाना जाता है। इस विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लर्निंग ज्यादा महत्वपूर्ण है,
इसका अंतिम रूप से निर्धारण करना संभव नहीं है कि शारीरिक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर मानसिक विकास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है ये चीज करना संभव नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आपकी मेच्योरिटी भी बदलेगी, उसी तरह से लर्निंग प्रोसेस बदलेगी, दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसी दो जोड़ के कहा जाता है कि विकास परिपक्वता और विकास का क्या है, वो जोड़ है। तीसरा आओ, किताब में कुछ लिखा है उसने? हाँ 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 ठीक है, चलो तीसरा आओ। पीछे से आवाज आ रही, थोड़ा कम उसको करो। एक मिनट। हाँ बाबू मैच देख रहा था। अब देखो यहाँ पर इसको समझो ना, ये बोल रहा है कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, और इंग्लिश में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन ना। तो इसको ऐसे समझो सिंपल से, ये बताओ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा सा है, ठीक है, तो अब बताओ ये कि कि निश्चित क्रम का सिद्धांत का मतलब ये होता है, बताओ कि शरीर के किस अंग का सबसे पहले प्रयोग करता है वो? शरीर के पैर प्रयोग पैर 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 से नहीं, बोलता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि बिस्तर पर लुढ़कता है सर के सहारे। हाँ बच्चा पहले 6-7 महीने तक 8 महीने तक कहाँ चल पाता है वो? नहीं वो पैर ऐसे से करता है ना। पैर ऐसे से करता है, लेकिन रोल करना शुरू करता है किसके सहारे? हो पैर, सिर के सहारे ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जितने बच्चे हैं ना, उनका डायरेक्शन क्या है, वो निश्चित है क्या, कि वो हेड टू लेग, हेड को एक्टिवेट करते हैं, सबसे लास्ट में क्या है, लेग को एक्टिवेट करते हैं। ये क्या है, ये सभी बच्चों के डेवलपमेंट का डायरेक्शन है, और ये डेफिनिट है ना। जितने बच्चे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड बिकम ऑफ एडल्ट साइज एंड लेग्स इन द एंड ना। हेड क्या है, ये सबसे पहले, और लेग सबसे अंत में। तो इसी को हम कहते हैं क्या है, कि ये डेफिनिट है, निश्चित है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी कभी आएगा सिर से पैर के सिद्धांत का क्या मतलब है, हेड टू लेग का प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है। हेड टू लेग का मतलब ये है कि जितनी बॉडी का ऑर्गन्स है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूज करेगा किसको, हेड को, और फाइनली वो लेग को। तो इसी को बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस, वो भी फिक्स डायरेक्शन होता है, और ये जो फिक्स डायरेक्शन होता है उसी को प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन कहते हैं। तो इसीलिए ये सारा जो प्रिंसिपल्स है, बस इसको एक बार अच्छे से रीड करना है, उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो निश्चित क्रम का सिद्धांत समझ में आ गया कि किसी भी बच्चे का, व्यवहार से हमेशा समझिए कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, उसको क्या है, पलटता है। हाँ, मतलब इसीलिए तो माँ बाप को सबसे पहले पलटने का ही डर होता है। अच्छा, चलना शुरू करेगा ना, इसी को बोलते हैं क्या, ये निश्चित क्रम का सिद्धांत। ठीक है, जहां जहां नहीं समझ में आएगा बता देना, उसको हम थोड़ा 2-4 उदाहरण और दे देंगे, हो जाएगा। अब देखो अगला जो सिद्धांत है वो क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सामान्य से जटिल ना। तो ऐसे कह सकते हो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, या कह सकते हैं कि सरल से जटिल का सिद्धांत। हाँ, सरल से जटिल का सिद्धांत, इसको पहले सिंपल में समझो। सिंपल क्या होता है, इसको सिंपल क्यों कह रहे हैं और कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? जैसे कि अभी वही डिस्कशन नहीं करते कि पहले वो पैर चलाता है हवा में, चलना तो बाद में शुरू करता है ना। इसका मतलब ऐसे सोचो कि छोटे बच्चों का
सामान्य सा देखो, छोटे बच्चे किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जाति धर्म के प्रति उनका नजरिया क्या होता है, एकदम यूज्ड टू होता है। पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ आप भी हंसेंगे, उनके में क्या होता है, हाँ सुख दुख की ग्रंथियां हैं, आप कोई एक तरह से नहीं क्या एक्टिवेट नहीं हुई रहती है। निगेटिव एक्टिविटी नहीं होती है हाँ ना। लेकिन वही लड़का धीरे धीरे फिर बड़ा होता है और एक दिन एक मुस्लिम्स को इसलिए मार देता है कि वही मुस्लिम है। वो लड़का बड़ा होता है, वो इस दिन एक दिन इसलिए मार देता है कि वो हिंदू है। तो ये सारी चीजें क्या है, यही जटिलता है कि सामान्य से जटिल का सिद्धांत, यानी क्या, उसका पहले जो एक्टिविटी होती है वो सिंपल होती है ना, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो थोड़ा जटिल होना शुरू होता है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले वो क्या करेगा कि वो सामान्य रूप से किसी चीज को पकड़ने के लिए वो क्या करेगा, पूरा शरीर को पहले झोंकेगा ना, और उसके बाद क्या करेगा, फिर वो जान जाएगा कि उस चीज को हम हाथ से पकड़ते हैं। नहीं, पहले किसी चीज को उठाना होगा तो पूरा शरीर को करेगा ना, और उसके बाद क्या होगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि हाँ इस चीज को उठाना है तो ऐसे, इसको हाथ से उठाना है, इसको पैर से करना है। तो यानी क्या, नहीं का मतलब क्या कि वो शुरुआत में क्या होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो एकदम सिंपल होती है ना, किसी वस्तु को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से उठाना है, ये उसके पास अभी नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, वो स्पेसिफिक चीजों का जानने लगता है, उसी तरह से रिस्पॉन्स करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि ये जो डेवलपमेंट है ये जनरल टू स्पेसिफिक, कि जनरल मतलब कि किसी काम को करने का तरीका उसको भी मालूम नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एकदम आसान है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, जैसे इसको ऐसे समझो कि गांवों में लोग नहीं कहते हैं कि भूत के पांव पालने में नजर आते हैं। हाँ हाँ इसका मतलब क्या है, किसी बच्चे की आदतों को देख करके उसके भविष्य फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते सामान्य हैं। सा प्रिडिक्शन किया जा सकता है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो शुरू से ही, जन्म से ही 2 ही 3 महीना से हर किसी काम पे भाव भाव मतलब खूब करते हैं ना। अब देखो हर चीज में बड़े हो जाते तो भी किसी चीज पे रोना ही रहते हैं, वो रोंदू रहते हैं। कुछ रहते हैं शुरू से मस्त रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उसका नेचर जो है, उस नेचर के आधार पर हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नहीं वो क्या करे, इनका लड़का है, इनका लड़का सिंपल है, ऐसा है वैसा है, बहुत तेज है। तो यानी उस यहाँ विकास प्रतिमान का मतलब क्या है कि यहाँ प्रतिमान माने उसके कुछ मानक को देख करके, उसके कुछ गुण को देख करके हम उसके भविष्य फ्यूचर प्रिडिक्ट कर बिल्डिंग सकते हैं। है कि ये बच्चा ऐसा ही होगा या ऐसा हो सकता है। हाँ वही कह रहा है कि प्रिडिक्टेबिलिटी का डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत जो है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट माने हम पहले से आकलन कर सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा नहीं ऐसा होगा। इसी को बोलते हैं विकास के प्रतिमान का सिद्धांत ना। तो यही कह रहा है कि रिसर्च हैड मेड इट क्लियर दैट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान क्या कहते हैं कि इसकी संभावना है या ये संभव है कि हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सके ना। उसका इंटरेस्ट हो सकता है ना, हाँ चाहे वो गुण जैसे डांस करता है। इस प्रकार के बिहेवियर हो सकते हैं और इन आधार पर हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का ये सिद्धांत है। अगला देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसको ऐसे समझो ना कि गांव में नहीं कहते हैं कि जैसे जब तक जीना है तब तक सीना है, जब तक आपको रहना है तब तक कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। यानी यहाँ निरंतरता का मतलब क्या है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो जन्म से शुरू होती है और जन्म मरने के बाद ही वो एंड होती है। बाद ही वो आपसे पिंड छूटेगा। कहने का मतलब जीवन के किसी भी लाइफ टाइम ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। हाँ जीवन के
उसी को तो बोल रहा है कि इट गोज फ्रॉम वोम टू टर्म एंड नेवर सीजेस। जन्म से मृत्यु तक ही चलेगा। ये निरंतरता का सिद्धांत का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है उसका शुरुआत होगा ना, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अंत तक उसको प्रक्रिया होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा नहीं कि रुकेगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चलता रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ना। तो इसका मतलब कि ये ऐसी प्रक्रिया है जीवन में कभी रुकेगी नहीं, रुकेगी ना। ये हमेशा चलने वाली जो प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है ना। जैसे किसी नेता ने कहा था आराम हराम है, आराम हराम है। यही तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है कि आराम हराम है ना। अब देखो अगला है विकास के भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। पहले 2 लाइन इसको लिख लो। तो इसको विकास के भिन्न, हम बोल दे, थोड़ा सा लिख लो फिर समझाते हैं। विकास की भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। सिद्धांत ये 7th, ये भी प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल है। अच्छा, लिखो विकास की भिन्न भिन्न गति के सिद्धांत का अर्थ यह है कि विकास के भिन्न भिन्न गति के सिद्धांत यह है कि गति का सिद्धांत। अब इसको समझो, यहां पर ये क्या कह रहा है, विकास है, डेवलपमेंट है, फिर वो बोल रहा है कि इसका डिफरेंट मूड है। अब समझो, पहले ये यहाँ पर ये समझना है कि किस विकास की बात कर रहा है। विकास 2 होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। यहाँ पर ना सिर्फ फिजिकल की बात वो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शरीर हमारा है, बॉडी का ग्रोथ। हाँ, अब ये जो शरीर है उस शरीर के विभिन्न अंग हैं। तो ये जो शरीर के अंग हैं, जैसे सिर है, हाथ है, पैर है, कंधा है ना? अब सोचो कि क्या लग रहा है कि ये जितने अंग हैं क्या सब एक ही गति से बढ़ते हैं? सबसे पहले एक्टिव कौन होता है, या सबसे पहले विकास की अवस्था में कौन आता है? सिर, हेड। हाँ, ना? सिर के बाद फिर हैंड। देख भी लो, बच्चा पहले सिर से लुढ़कता है, फिर बकैया क्या बोलते हैं उसको खींचता है ना, उसके बाद वो फिर पैर पे चलेगा। और जब लड़का 15-16 साल में आता है तो कंधा उसका पूरा उसका खिलता है ना। ये चीज बाद में विकसित होता है ना। इसका मतलब कि सबसे तेज प्रोसेसिंग किसकी हो गई? हेड। और सबसे स्लो में किसका हो गया? शोल्डर। इसका मतलब हम अगर हम लिख दें ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, तो ठीक है कि नहीं? हाँ, किसी की स्पीड साथ नहीं होगी, यानी यही बोल रहा है। अब पहले यहाँ क्या समझ लेना है, विकास कौन सा विकास? फिजिकल। भिन्न भिन्न गति के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि अंगों का जो गति डेवलपमेंट है, उसकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। हमारे शरीर के जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं वो एक ही स्पीड नहीं होती, सबकी V1, V2, V3, V4 डेवलप। हाँ, तो जो विकास तेज होता है और कुछ अंगों का विकास क्या होता है? स्लो होता है। इसी को विकास का भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। तो तुरंत पहले जैसे ही विकास की भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत आएगा, तुरंत पहले क्या करना है कि विकास किस चीज का? शारीरिक ना। तो यहाँ भिन्न भिन्न का मतलब क्या होगा? सारे अंग जो होंगे वो अलग अलग स्पीड में यहाँ पे ग्रोथ करेंगे, यानी V1 बराबर V1, V2, V3, V4, इनमें से कोई इक्वल नहीं होगा ना। सबसे तेज गति इसकी होगी, सबसे स्लो गति इसकी, सबसे बाद में ये खुलेगा,
सबसे पहले ये। इसी को विकास की भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। इसलिए जैसे पहले आएगा फट से देखना है, डेवलपमेंट किसका, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करा, बोला डिफरेंट स्पीड है, ये देखो डिफरेंट स्पीड हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं विकास की भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो अगला सिद्धांत लिखो, विकास के सहसंबंध का सिद्धांत इंटररिलेशनशिप या प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। पहले देखो इंटर रिलेशन किसको बोलते हैं, इंटर रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और बी है, इन दिनों के बीच में एक संबंध पाया जाए ना, कि अगर ए में कुछ हो तो बी में कुछ हो। अब चलो अपने आप पे आ जाते हैं, विकास का सहसंबंध ना। अब देखो अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, इसका मतलब उसका बौद्धिक विकास भी होगा। हाँ अगर फिजिकल होगा मेंटल भी होगा, कॉग्निटिव। दूसरी नहीं कोई चीज, लड़के बड़े होने लगते हैं, कुछ बुद्धि वाला काम कर दिए, जब उन्हें पूछी कर दिए तो लोग कहते हैं अरे अब बड़े हो गए, बुद्धि भी तो बड़ी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड है। हाँ जैसे कोई बच्चा सोशली मतलब सामाजिक रूप से आगे बढ़ता है तो वो फिर क्या होता है, उसकी मोरलिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे कोई सामाजिक होता जाएगा तो फिर मॉरल भी होता जाएगा, यानी नैतिक भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शरीर के अंतर्गत या विकास के अंतर्गत कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ना। जैसे यहाँ पर ये दिया देखो, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एटसेट्रा आर इंटर रिलेटेड। देखो यह कहा क्या, फिजिकल और मेंटल, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये देखो फिजिकल और ये मेंटल, दे आर इंटर रिलेटेड, यानी इनके बीच में कोरिलेशन बनेगा। मैंने थोड़ा एक एग्जांपल और दे दिया कि सोशली और मॉरली इनके बीच में भी क्या बनेगा, एक इंटर रिलेशन बनेगा। तो फिर बोल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी वन डायमेंशन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन अदर डायमेंशन। बोल रहा है कि एक डायमेंशन जो होगा दूसरे डायमेंशन को प्रभावित करता है। तो कोई भी एक डायमेंशन मान लो, इसको एक डायमेंशन मान लो, ये इसको एक डायमेंशन मान लो, यानी फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या जो सोशल वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटररिलेट करते हैं। उसी को इंटररिलेशन भी बोलते हैं, इसको कोरिलेशन भी कह सकते हो। तो इसी को विकास के सहसंबंध का सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन का मतलब यही हुआ, विकास के सहसंबंध का सिद्धांत का मतलब यही। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये चीज रट के नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पता है ये वाली कंडीशन कभी कभी रिवर्स भी होती, रिवर्स इन द सेंस नहीं होती ना, क्योंकि कभी कभी नहीं तो जो मेंटल लोग होते हैं तो वो तो फिजिकली तो ग्रो करते हैं बट मेंटली वो नहीं ग्रो करते ना। ठीक है आपके पास, तो ये बताइए वो फिर एक प्रकार का विकार हो गया ना, वो डिजीज में आ जाएगा। अच्छा आ गया ना, वो तो डिसेबिलिटी कर रहे हैं, जो जिनको हम एबल मान रहे हैं, डिसेबल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ वो तो इंक्लूसिव हो जाएगा। जनरल थिंग पे बात कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पे बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य के लिए जहाँ पे मान के चल रहे हैं कि दोनों स्वस्थ हैं, दोनों जो है वो स्वस्थ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, चाहे उसको कोरिलेशन बोले चाहे इंटर रिलेशन बोले, तो यानी कोरिलेशन इंटर रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये चीज है। अब अगला जो सिद्धांत है ये बहुत आसान है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये सिद्धांत जब भी आए ना तुम ऐसे किया करो, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस तुरंत कर दिया करो, ऐसे किया करो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो मान लो ऐसे समझ लो कि जैसे ये तीन लड़के हैं ए बी सी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या बता रहा है कि किसी भी स्थिति में ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रत्येक बच्चे के विकास की गति होती है। जैसे देखो कुछ बच्चा जल्दी बोलता है, कुछ बच्चा बाद में बोलता है ना, कुछ मोटे तगड़े बहुत होते हैं, कुछ थोड़ा दुबले पतले बहुत होते हैं।
ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कहने का ये मतलब है कि जितने बच्चे हैं उनकी गति स्पेसिफिक होती है, यानी उनको हम किसी से रिलेट नहीं कर सकते। सबका जो होता है, हर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। होता है। तो एकदम आसान, देखो हम इसीलिए बोले कि जैसे ही इससे वर्टिकल लिखा, आप सीधे हॉरिजॉन्टल लिखा, उसको वर्टिकल लिखो, इंडिविजुअल डिफरेंस तुम खुद अब समझ गए कि जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो इसके जो विकास की गति होगी वो इसके जैसी नहीं होगी, और इसके विकास की गति इसके जैसे नहीं होगी, और तीनों की विकास की गति इक्वल किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकती। यहां तक कि ना, अगर बोथ आर ट्विंस ना, देन Yes. उसके बाद भी इनके में इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, उनके विकास हाँ एक तरह से नहीं होगी ना। हाँ इसमें वही ये कह रहा है कि किसी भी एज ग्रुप में देखोगे तो बच्चों में क्या होता है, उसी एज ग्रुप में कुछ अलग होंगे, अलग तरह से काम करेंगे। तो इसलिए टीचिंग पढ़ाते समय ध्यान भी देना चाहिए कि हाँ, आप सोचते हैं कि आपके क्लास का बच्चा, हर बच्चा एक ही तरह से रिएक्ट करेगा, तो संभव नहीं है ना। उसी क्लास में कोई बच्चे थोड़े मेच्योर ज्यादा दिखते हैं, उसी में कोई बच्चे थोड़े सा क्या है कि वो अवस्था है, लेकिन फिर भी जो है उन पर उतना वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये चीज करना है कि इससे, क्योंकि ये सब सिद्धांत क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा आपको पता चले कि हाँ, बच्चों को पढ़ाते समय क्या क्या चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये है कि सबका चूंकि अलग अलग बिहेवियर होता है, तो कोई किसी का बिहेवियर अलग हो तो उसी के जैसा बिहेवियर सबसे आप नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते कि हाँ ये चीज है, वो चीज हमारे महत्वपूर्ण है। तो ट्विन भी होंगे तो अलग होंगे, यानी अलग होंगे। हाँ डिफरेंस का मतलब ये है इंडिविजुअली सब different होते हैं। ना। ये तो सिंपल है, कह रहा है कि विकास की अवस्था की, और स्वाभाविक क्षण अभी तो हम लोग पढ़े थे, ये विकास है, यहीं से तो शुरू किए थे, ये विकास है, विकास अवस्था का दूसरा नंबर नाम है। तो जो भी अवस्था होगी, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाएंगे, तो उसका कुछ लक्षण होगा कि नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे, हाँ कोई बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था में पहुंच गया, तो उसका कुछ लक्षण होगा, अगर किशोरावस्था में पहुंच गया तो उसका कुछ लक्षण होगा। तो वही तो कह रहा है, हाँ क्या है, अवस्था है, अवस्था क्या है, स्पेसिफिक लक्षण है, उसी को विकास अवस्थाओं की स्वाभाविक लक्षण कह रहे हैं। अगला देखो, और आसान है, ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिर वही काम करो, डेवलपमेंट क्या है, हाँ हेरिडिटी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है। नहीं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हाँ जो बच्चा होता है वो दोनों का इम्पैक्ट आनुवांशिक होता है। और किसका, पर्यावरण या वातावरण ना। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, इन दोनों का जोड़ नहीं होता है, क्या होता है, गुणनफल होता है। इन्फ्लुएंस। हाँ अच्छा प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब जोड़ नहीं होगा। ये नहीं कर सकते कि पर्यावरण प्रोडक्ट। जैसे बहुत से लोगों को बहुत अच्छे पर्यावरण में रखा जाता, फिर भी गांजा पीने लगते ना। बहुत से लोगों के माता पिता बहुत अच्छे हैं, फिर भी खराब होते हैं। बहुत लोग बहुत वातावरण में बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं, प्रोडक्शन नहीं, ये क्या है, ये प्लस नहीं है, ये गुणनफल है, यानी दोनों की इंटर रिलेशन। अब कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है या जो बच्चा है वो आनुवंशिक और पर्यावरण का क्या है, एक तरह से गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, प्लस माइनस नहीं है ना, भाग है ना। इसका मतलब ये चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये ज्वाइंट प्रोडक्ट इसका है, हेरिडिटी। अब इसमें से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण आप नहीं बता सकते ना, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। दीज इफेक्ट बोथ ऑफ द दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी ये नहीं बता सकते किसका इफेक्ट ज्यादा है किसका कम है ना। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ही इसको बोल रहा है कि हेरिडिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। वो बोल भले रहा है, लेकिन बहुत लोगों की हेरिडिटी बहुत अच्छी है ना, लेकिन वो अच्छे नहीं हुए। बहुत लोगों का पर्यावरण खराब है, फिर भी वो बहुत अच्छे हुए। तो हम ये नहीं कह सकते कि आखिरकार कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है।
तो डोमिनेटिंग फैक्टर के बारे में बताना संभव नहीं। इसी को बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये तो एकदम आसान है। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है बताओ? ब्रेक डाउन, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है? समायोजन। मतलब ब्रेक डाउन, सेग्रीगेट। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये बताता है कि बच्चा का जो शरीर होता है वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई सामान हाँ। तो पहले क्या करता है, उस ओर अपने शरीर को उछालता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने को संभाल फिर हाथ से उस चीज को पकड़ लेता है ना। इसका मतलब क्या है कि पहले वो किसी चीज के प्रति समझ नहीं पाता उसको कैसे पकड़ना है, फिर धीरे धीरे शरीर को क्या करता है उस तरह से यूनिफाइड कर लेता है, उस चीज को पकड़ लेता है ना। पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा होल पार्ट लगाता है, फिर वो समझ जाता है कि होल पार्ट की जरूरत नहीं है, फिर एक पार्ट से हमारा काम पर्टिकुलर हो हो जाएगा, एक जाएगा। particular से वहां पर काम हो जाएगा। इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स जो है वो समझने लगता है, हाँ इसका रिस्पॉन्स ये है, इसका रिस्पॉन्स ये है। यानी इंटीग्रेट करना सीख जाता है। जैसे नहीं कंप्यूटर इंटीग्रेशन पे काम करता है, सारी चीजों को एक साथ हम असेंबल, हाँ। कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से असेंबल्ड करके पूरे अपने शरीर को एक कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू करता है। क्या किसी से उठाना है, किसी से पकड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी क्रियाओं को करना वो शुरू कर देता है। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। यही जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का सिद्धांत यही है। तो इसका कोई निश्चित नंबर नहीं है कि इसका कितना प्रिंसिपल है ना, और किसने दिया है। तो चूंकि जनरल थिंग है तो किसी पर्टिकुलर का इसमें योगदान नहीं होगा, बस इसमें क्वालिटी आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी जो है वो क्या है और क्या क्या बात कही गई। जल्दी से हम एक बार दोहरा देते हैं। ये तो एकदम क्लियर, विकास अवस्थाओं की हाँ। विकास अवस्था का नाम है, और प्रत्येक अवस्था की क्या होगी, अपने प्रत्येक अपने फीचर्स होते हैं। अपने अपने फीचर्स होते हैं। और ये जो फीचर्स होते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि कौन सा डेवलपमेंट है। विशेषता को बताते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। परिपक्वता और अधिगम, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हाँ। किस चीज यहाँ की है? मैच्योरेशन फिजिकल डेवलपमेंट है और लर्निंग कॉग्निटिव मतलब मेंटल डेवलपमेंट है। हो गया। फिर देखो निश्चित क्रम का मतलब क्या हुआ? वो एक हेड टू डो मतलब हेड टू टो एक डिफिनिट डायरेक्शन में ही ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। ठीक। सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल दोनों ही होता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है होता है, मतलब किसी चीज को करने का पहले। प्रयास जो होता है पहले सिंपल हाँ, होता जैसे वही पहले वो पूरा लगा देता है, फिर उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो एक चीज है। से इंटीग्रेशन भी। वाला भी व्याख्या कर रहा है। ये सिद्धांत जो है एक तरह से इंटीग्रेशन वाला भी व्याख्या यही कर रहा है ना। हाँ। इंटीग्रेशन के सिद्धांत की भी व्याख्या यही कर रहा है। ये एकदम आसान। हाँ, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स या उसके एक्टिविटी को देख के कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके फ्यूचर के बारे में। फिर ये कंटिन्यूटी, ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ, नेवर वो एंडिंग, से टॉम तक। कि क्या आराम हराम है। हाँ, और विकास के भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनका डेवलपमेंट होता है, बट एक डिफिनिट नहीं होता है, सबका अलग अलग मतलब टाइम टेकिंग होता है। पहले हेड डेवलप करेगा, फिर हैंड करेगा, फिर लेग करेगा, फिर शोल्डर करेगा, तो टाइम डिफर करता है, स्पीड भी डिफर होती है उनकी डेवलपमेंट की। कोरिलेशन या इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब कि जो मतलब डेवलपमेंट होता है एक वो इंटर रिलेटेड होता है। फिजिकल और मेंटल मतलब अगर मेंटल ग्रोथ और दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे एक दूसरे को, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों एक दूसरे को का इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर। फिजिकली ग्रो करेगा तो मेंटली भी ग्रो करेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब सब इक्वल नहीं होते, एक जैसा डेवलपमेंट सबका नहीं होता, किसी अप एंड डाउन होता रहता है सबमें। ये तो सिंपल हो गया। हाँ, विकास की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हाँ।
बस डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों फैक्टर हाँ प्रोडक्ट होगा वो प्लस दोनों फैक्टर इक्वली इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट प्रोसेस को। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हाँ मतलब सारी चीजें एक तरह से मतलब मिल करके वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है। हाँ, अब इन्हीं सिद्धांतों को आधार बना के क्वेश्चंस होगा। कोई क्वेश्चंस पेपर है, टेट का कोई क्वेश्चन पेपर है? हाँ तो उसमें चैप्टर वाइज कुछ है कि ऐसे पेपर है? नहीं, वो जो पेपर आए हैं वही डाउनलोड किए थे टेलीग्राम पे। पेपर है तो उसमें जब पेपर आप देखोगे 30 क्वेश्चन तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन इससे सिद्धांत है, मतलब सामान्य अच्छा सिद्धांत से कौन कौन क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को एक बार कर लो, आप करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। जो नहीं होगा हमको भेज देना, हम तुमको बता देंगे उसको। ठीक है। करने से और क्लियरिटी आएगी। ऐसे तो लग रहा है हाँ सब ठीक है ठीक है, हालांकि हमको हाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा। हालांकि कॉन्सेप्चुअली इसको समझ जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। साइकोलॉजी में ही है कि कॉन्सेप्चुअली अगर समझ में आ जाए लड़के को तो फिर वो किसी तरह भाषा इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। और इसको समझ लो पढ़ाने में लगभग लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है अगर लड़के औसत रूप में हो तो। औसत रूप में पढ़ाने में 2 घंटा 2.5 घंटा की प्रक्रिया एकदम लग जाती है। और देखो आराम से 30-35 मिनट से 40 मिनट में हम लोग कर दिया आराम से। बस इसको एक बार रिवीजन कर लेना, हाँ एक बार रिवीजन कर लेना। एक आध क्वेश्चन इससे आता रहता है, 1-2 क्वेश्चन इससे मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कर लेना, ओके कोई इसको कर टर्म लेंगे। नहीं हाँ समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, क्योंकि इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ नोट भी कर लेना, हम भेज देंगे इसको। नोट्स भी अपना एक बना लो, ठीक है। अगर इतना समझ लोगे तो इससे क्वेश्चन कोई भी आगे कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ ओके चलो जाओ आराम करो, कल फिर ओके 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 बाय बाय, गुड नाइट।